सबसे पहली खबर आपके सामने लाड़काना सिंध से रखते हैं, जहां पर बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल बन गई है। पहली तकरीर की है जुल्फ़कार अली भुट्टो जूनियर। जी हां, मुर्तज़ा भुट्टो के साहबजादे और जुल्फ़कार अली भुट्टो के पोते। उन्होंने अपनी पहली सियासी तकरीर की है। तकरीरें तो उन्होंने पहले भी की होंगी, लेकिन पहले वो सियासत में सरगर्म नहीं थे। हाल ही में उन्होंने अपनी रहाइशगाह पर एक गालिबन इफ्तार डिनर किया था, जिसमें उन्होंने ये ऐलान किया था कि अब वो शायद सियासत में इंटर होने जा रहे हैं। इस एंट्री के बाद ये उनकी पहली तकरीर थी। छोटा सा टुकड़ा आपको सुनवाएंगे, साथ आपको बिलावल जरदारी का एक टुकड़ा सुनवाएंगे और फिर आपको समझ आएगी कि क्यों एक तकरीर, जी हाँ सिर्फ एक तकरीर ने बिलावल भुट्टो की मेरा ख्याल 100 बार की जो लॉन्च थी उसको तबाह करके रख दिया है। ज़ाहिर है कि लीडरशिप के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि वो लोगों के जज्बात की तर्जुमानी करे, लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सके और उसके लिए मुकामी लैंग्वेज का जानना और उसके अंदर बातचीत करना। असल बात तो अपना मैसेज समझाना है ना। अगर आप लोगों की ज़ुबान ही नहीं समझते, आप अपना मैसेज ही उन तक कन्वे नहीं कर सकते, तो फिर जज्बात, इमोशंस और उन मैसेजेस के अंदर छुपे हुए जो आप ये कहें कि डिकोडेड या इनकोडेड मैसेजेस हैं, वो तो बिल्कुल ही आप उनके अंदर समा नहीं सकते। तो इन हालात के अंदर आप पहले ये ज़रा एक एक टुकड़ा सुनिए, फिर इसके साथ कुछ कॉन्स्पिरेसी थेरीज भी जुड़ी हुई हैं, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन पहले ज़रा ये जिसको आज सोशल मीडिया पर असली भुट्टो कहा जा रहा है, और मैं यहाँ वाजे कर दूँ कि असली भुट्टो इसलिए नहीं कि वो मुर्तज़ा भुट्टो के बेटे और जुल्फ़कार अली भुट्टो के पोते हैं और बिलावल नवासे हैं। मेरा नहीं ख्याल ये वजह है। मेरा ख्याल है बिलावल की जो बदतरीन परफॉर्मेंस है वो वजह है कि आज लोग इनकी परफॉर्मेंस को देख के उन्हें भुट्टो साहब के करीब तर महसूस कर रहे हैं और उनकी पहली ही तकरीर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में वायरल हो चुकी है। तो पहले ये ज़रा टुकड़ा देखिए। जुल्फ़कार अली भुट्टो कोई बादशाह नहीं था, जुल्फ़कार अली भुट्टो कोई शहंशाह नहीं था, जुल्फ़कार अली भुट्टो कोई सुल्तान नहीं था, जुल्फ़कार अली भुट्टो अवाम का नौकर था और हम आपके भी नौकर हैं। शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो भी तुम्हारा नौकर था। वो पूरे पाकिस्तान, पूरे सिंध अवाम के नौकर था, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मसीह हो, चाहे सिख हो। हम तुम्हारे हैं, हम आपके खिदमत देने वाले हैं, हम आपके गाजी हैं, हम आपके खादिम हैं और हम अपने आखिरी सांस तक तुम्हारे लिए लड़ते रहेंगे। नारे हैदरी। क्या करे, उनको तो जरदारी हो दिया है, हर चीज के पीछे उनको जरदारी नजर आता है। उनको तो इसलिए आपने, मेरा ख्याल है कि फ़र्क आपके सामने है। मुझे मज़ीद इस पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बात इतनी सीधी और सादा नहीं है। बात इससे ज़रा थोड़ी सी गंभीर है, मैं यही कह सकता हूँ। इसके अंदर एक कॉन्स्पिरेसी थेरी भी है। अब उस कॉन्स्पिरेसी थेरी पर अगर ओवरली या आप कहें कि बहुत आगे जाकर यकीन कर लिया जाए तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी जुल्फ़कार अली भुट्टो जूनियर के साथ। कॉन्स्पिरेसी थेरी क्या चल रही है? कॉन्स्पिरेसी थेरी ये चल रही है कि बिलावल जरदारी की जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री के साथ नहीं बन रही और मरियम नवाज़ को भी खदशात हैं कि बिलावल जरदारी आने वाले वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हो सकते हैं। और क्योंकि इमरान खान के साथ तो इनके मुज़ाकरात हो नहीं सकते, अगर फॉर्म 47 की हुकूमत भी आने वाले वक्त में बनानी है तो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ही बनानी पड़ेगी। अब अगर बिलावल जरदारी मरियम नवाज़ को अपनी वज़ीर आज़म नहीं मानेंगे और उनके साथ इल्हाक नहीं करेंगे या ख़ुद वज़ीर आज़म बनने की कोशिश करेंगे, तो इन हालात में मरियम नवाज़ के लिए वज़ीर आज़म बनना आने वाले वक्त में मुश्किल होगा। तो अब जो कॉन्स्पिरेसी थेरी, ये मैं ख़बर नहीं कह रहा, इसलिए मैंने बार बार वर्ड कॉन्स्पिरेसी थेरी कहा है, इसको ख़बर के तौर पे मत लीजिए, मेरा तज्जिया भी नहीं है। ये वो थेरी है जो इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया में और सोशल मीडिया में चल रही है। मैं आपके सामने महज नरेट कर रहा हूँ। अब थेरी ये है कि मरियम साहबा ने जनरल आसिम मुनीर साहब से रिक्वेस्ट की कि बिलावल के जो नट बोल्ट है उन्हें थोड़ा टाइट किया जाए, उन्हें ज़रा थोड़ा सा उनकी हदूद के अंदर लाया जाए, वरना आने वाले वक्त में वो मेरे लिए, मेरी कुर्सी के लिए ख़तरनाक होंगे। अब इस सारे सिनारियों में कहा यह जा रहा है कि बिलावल साहब के साथ, ये तो आपने पहले भी खबरें सुनी थी कि जनरल आसिम मुनीर को वो पसंद नहीं है या उनका कोई पर्सनालिटी क्लैश है,
लेकिन उसका कोई इफेक्ट होते हमने नहीं देखा। बिलावल की मौजें वैसे ही लगी हुई हैं, सिंध में भी इनकी मौजें वैसे ही लगी हुई हैं, जरदारी साहब की ऊपर लगी हुई हैं, नीचे गवर्नर्स हैं। बिलावल को हाल ही में 9 अरब रुपए भी मिले हैं, उनके हर एमएनए को 25-25 करोड़ रुपए भी मिले हैं। तो बिलावल की मौजें सब जगह पे लगी हैं, लेकिन बहरहाल ये कॉन्स्पिरेसी थेरी मार्केट के अंदर थी कि उनकी नहीं बनती। अब वही कॉन्स्पिरेसी थेरी वाले ये कह रहे हैं कि जो मुर्तज़ा भुट्टो के साहबजादे जुल्फ़कार अली भुट्टो जूनियर, भुट्टो साहब के जो पोते हैं, उनकी जो ये एंट्री है, इसके पीछे फ़ौज है, मीन फ़ौजी क़यादत है, इसके पीछे आईएसआई है, इसके पीछे एजेंसीज़ हैं, क्योंकि वो बिलावल भुट्टो को कर्टेल करना चाहते हैं। अब 1 मिनट के लिए इस कॉन्स्पिरेसी थेरी को साइड पे रख देते हैं। सबसे पहले तो इस चीज़ को तय कर लेते हैं कि क्या जुल्फ़कार अली भुट्टो जूनियर के आने से बिलावल भुट्टो को कोई नुकसान होगा। तो उसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल होगा, और बहुत बड़ा होगा। बिलावल भुट्टो क्योंकि ना ही बॉडी लैंग्वेज में और ना ही स्पोकन लैंग्वेज में प्रॉपर तरीके से अपने वोटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। उनके बारे में एक का बनाया गया और कि वो बहुत समझदार है, लेकिन जो उन्होंने रोल प्ले किया और जिस तरह की उन्होंने स्टेटमेंट्स 26वीं आईनी तरमीम में दी, ब्रूट मेजॉरिटी और दूसरी चीज़ें, वो आपको सब कुछ याद होगा। और आप मेरा ख्याल कुछ भी नहीं भूले होंगे कि कैसे वो फसाइयत के साथ खड़े हुए, तमाम वो काम जिसका क्रेडिट वो लेने की कोशिश करते थे, उनकी वालदा लेने की कोशिश करती थी, जो उनके नाना के साथ जुल्म हुआ था उसके ऊपर आज वो सब कुछ वही कर रहे हैं, बल्कि उनको तमगे दे रहे हैं। जी आप दुरुस्त समझ रहे हैं, जिन लोगों ने ये सब कुछ उस वक्त किया आज उनको तमगे मिल रहे हैं, और वो भी जरदारी साहब के हाथों। तो ये तो आपने देख लिया कि कोई अक्लमंदी वाली बात भी नहीं है, सियासी पुख्तगी वाली बात भी नहीं है। एक होता है ना कि आपने वोट करना है लेकिन आप अपना चेहरा नहीं देते उस काम को। मसलन 26वीं आईनी तरमीम में अगर आपने वोट भी करना था, वोट कर देते, फजल रहमान साहब के घर जाकर उन्हें मनाकर वहाँ पर ये कहना मीडिया के साथ बात करते हुए कि ब्रूट मेजॉरिटी भी यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी तो हम करेंगे। ये बिलावल जरदारी साहब की वो मैं ये कहूँगा नाआक़बत अंदेशी थी। तो कम्युनिकेशन का भी इशू है, पर्सनैलिटी का भी इशू है, लैंग्वेज का भी इशू है, एक्सप्रेशन का भी इशू है। इन तमाम सिचुएशंस के अंदर जब हम जुल्फ़कार अली भुट्टो जूनियर को देखते हैं तो उनका कम अज़ कम एक्सप्रेशन का इशू नज़र नहीं आता। उनका जो एक्सप्रेशन है, लैंग्वेज है, कनेक्शन है। और फिर जो मैंने पिछले चंद सालों में देखा है, जो जुल्फ़कार अली भुट्टो जूनियर हैं वो थोड़े मलंग टाइप हैं। अब वो असल में हैं या बने हुए हैं ये तो खुदा जानता है, लेकिन वो ज़मीन पे बैठते हैं, लोगों के साथ खाते हैं, आम सिचुएशन में रहते हैं। जबकि बिलावल जरदारी जो हैं वो 7 स्टार ज़िंदगी गुजारते हैं, और उनके चंद दोस्त हैं जो उनके इर्द गिर्द फिरते हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे अंडे से निकला हुआ जो चूज़ा हो। मैं ये डेरोगेटरी वे में नहीं कह रहा, लेकिन उसे आप सिल्क के अंदर लपेट कर बस उसका ख्याल करें। तो बिलावल जरदारी अंडे से निकलने के बाद, मैं सियासी तौर पर कह रहा हूँ, उस सिल्क के कपड़े के अंदर हर वक्त रहते हैं। उनको कभी आप रफ एंड टफ या लोगों के दरमियान नहीं देखते। तो कंपैरिजन में जो जुल्फ़कार अली भुट्टो जूनियर हैं वो आपको ज़्यादा अवामी लगते हैं। आपने अपनी तकरीर भी देखी उनका, आप वो हमेशा सिंधी टोपी पहनते हैं, वो उनकी जो दाढ़ी और मूछें हैं, जिस तरह के वो कपड़े पहनते हैं, एक बटन ऊपर वाला खुला रखते हैं अक्सर, बड़ी उनकी अवामी किस्म की पर्सनालिटी है, अवामी किस्म के तरीके से वो इंटरेक्ट करते हैं। तो मुझे बिलावल जरदारी को वो चारों शाने सियासी मैदान में, अनलेस कि वो कोई हमाकतें करें या लॉन्च ही अपनी उनकी दुरुस्त ना हो, और मुझे वो चित करते हुए नज़र आते हैं। एक और उनको एडवांटेज है, पाकिस्तान का जो सोसाइटी है उसमें पोते को नवासे से ज़्यादा वारिस समझा जाता है। ये अब एक अलग काम है कि भुट्टो के ख़ानदान में भी जो है वो पोते होने के बावजूद नवासा जो है वो जो ओनरशिप है पार्टी की, एक प्लॉट की तरह, एक मिल की तरह, एक दुकान की तरह वसीयत पर लेकर बैठा है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ के ख़ानदान में भी अब मरियम नवाज़ ने वो विरासत ले ली, हालांकि उनके बेटे थे। बहरहाल कोई भी ले, मेरे हिसाब से तो ये विरासत वाला काम ही गलत है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जुल्फ़कार अली भुट्टो जूनियर को उस पर भी एडवांटेज होगा। अब आते हैं आखिरी पार्ट जो कॉन्स्पिरेसी का है कि क्या इन्हें इस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया है। हो सकता है, हतमी तौर पर यह बात मेरी समझ में नहीं आती, क्योंकि जुल्फ़कार अली भुट्टो जूनियर यहीं थे और बहुत देर से थे, और यही उनका पर्सोना था। अगर उन्हें इस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च करना होता तो बहुत पहले करते। मेरे ख्याल में ये जो सिंध का मामला बना है नेहरू का, अब आपने यहाँ ये भी सोचना है कि अगर उन्हें इस्टेब्लिशमेंट लॉन्च करेगी तो टाइमिंग अच्छी नहीं है लॉन्च करने की। टाइमिंग इसलिए अच्छी नहीं है कि बिलावल जरदारी या जरदारी साहब अगर डबल गेम खेल भी रहे हैं तो किसके साथ खेल रहे हैं इस वक्त? इस्टेब्लिशमेंट के साथ खेल रहे हैं। किस चीज़ की, कि नहरें बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए।
अब अगर इस काम में जूनियर को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर को लॉन्च करेंगे तो वो तो नहरों के वैसे ही खिलाफ हैं, तो मिलिट्री का वो जो चोलिस्तान वाला प्लान है वो तो फिर ख़राब हो जाएगा। तो मुझे लग नहीं रहा कि इसके अंदर मिलिट्री है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थेरी ज़रूर मौजूद है। मैं ऐसी चीज़ों के ऊपर, क्योंकि ये हमाकत होती है कि आप हतमी राय कायम कर लें, हतमी राय कायम नहीं करूँगा, आपके साथ मिलकर इसे वेट एंड वॉच करेंगे। आपको भी मैं कहूँगा कि आप भी वेट एंड वॉच करें। मैं आपके कमेंट्स बहुत ही गौर से पढ़ता हूँ। आप में से कुछ लोग तो बहुत ही ज़हीन और उम्दा कमेंट्स लिखते हैं, लंबे लंबे कमेंट्स लिखते हैं। मुझे जितना भी वक्त लगे मेरी कोशिश होती है कि तमाम जो कंस्ट्रक्टिव और ऐसे कमेंट्स हैं जो एक भले क्रिटिकल भी हों लेकिन जिनमें कोई प्रोडक्टिव बात है, मेरी समझ में आने की बात है, वो ज़रूर उनको पढूं। तो ज़रूर बताइएगा आप इस सिचुएशन में क्या सोचते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि सिंध की पॉलिटिक्स जो है उसमें एक मैं तब्दीली आते हुए कुछ ना कुछ जो है वो ज़रूर देख रहा हूँ। आगे चलते हैं। जरदारी साहब हॉस्पिटल में हैं, किसी की बीमारी का मजाक तो नहीं उड़ाना चाहिए। अब ये मैं नहीं उड़ा रहा, डॉक्टर आसिम से जो जरदारी साहब के मौलिज हैं और उनके इन्वेस्टिंग पार्टनर भी हैं, वो आपको पता है पेट्रोलियम के वजीर भी रहे हैं क्योंकि वहाँ पर माल मोटा बनता है। तो बहरहाल जरदारी साहब के ये जो फिजिशियन है आसिम, डॉक्टर आसिम, उनसे सहाफ़ी ने बड़ा ही अजीब सवाल पूछा। नॉर्मली तो ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। उन्होंने कहा ये कोरोना सियासी तो नहीं है। आगे से सवाल वाले ने भी पूछने की अखीर कर दी, आगे से जवाब देने वाले ने उससे भी अखीर कर दी। उन्होंने ये कहा कि ये कोरोना तो असली ही है लेकिन ये ख़तरनाक नहीं है, नुकसान देने वाला कोरोना नहीं है। तो जरदारी साहब 1-2 दिन में बाहर आ जाएंगे। तो वाज़े नज़र आ रहा है इवन उनके डॉक्टर के बयान से कि वो अवॉइड कर रहे थे लाड़काना के अंदर 4 अप्रैल का जो उनका एक इवेंट था पीपल्स पार्टी का, उसके ऊपर वो बातचीत करना जो है उसको हर सूरत उस बातचीत में से वो निकलना चाहते थे, मीन नहीं जाना चाहते थे वहाँ पर। और ये कोरोना, सियासी कोरोना, जैसा कि सहाफ़ी ने कहा, वो मेरा ख्याल में एक शायद एक्सक्यूज़ के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। बहरहाल जो भी होगा वो आपके सामने रखेंगे। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि IMF ने, जी हाँ, IMF ने पाकिस्तान में अब गवर्नेंस के मामले में भी तकनीकी अमदाद फराहम करने का फ़ैसला किया है। मतलब कि ये तो मैंने ज़रा टेक्निकल लैंग्वेज में कहा, दूसरे लफ्ज़ों में IMF ने ये कहा है कि तुसी बंदे दे पुत्र नहीं, आप लोग करप्ट तो हैं ही हैं और उसके साथ साथ आपको गवर्नेंस भी नहीं आती। तो अब उन्होंने अपना वफ्द भेजना, शायद 20 डिफरेंट एरियाज़ के अंदर वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बताएंगे कि आपने गवर्नेंस कैसे करनी है, आपने डे टू डे गवर्नमेंट कैसे चलानी है। आप याद कीजिए कि जब स्टेट बैंक को थोड़ा सा फाल किया था इमरान खान की हुकूमत में, और वो एक जायज़ बात थी कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो जब दिल करता है स्टेट बैंक से नोट छाप लेती है, कर्जे ले लेती है, तो बाहर की दुनिया कैसे यकीन करे कि हमारे इकनॉमिक हालात कैसे हैं। तो थोड़ा एम्पावर किया था, जो कि एक अच्छी बात थी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर। तो उस पर इन्होंने कहा था कि IMF को मुल्क गिरवी रख दिया। अब इनकी अपनी हालत देखें कि IMF अभी हाल ही में चीफ जस्टिस को मिलके इंसाफ के निज़ाम के बारे में बता रहा था कि आपने फैसले कैसे करने, और दुरुस्त कर रहा था जो कुछ ये कर रहे हैं। अब IMF जो है वो इन्हें गवर्नेंस भी सिखाएगा और इनकी वैसे हालत यही होनी चाहिए थी जो हो रही है। इसके अलावा और कुछ इनके बारे में कहा नहीं जा सकता। अच्छा, एक तरफ तो ये सिचुएशन है, दूसरी तरफ आप सुन ही रहे हैं, आजकल इंटरव्यूज सुन रहे हैं उन तमाम लोगों के जिन्होंने, जो कहते हैं हमने फ़ौज के साथ, फ़ौजी क़यादत के साथ मुज़ाकरात नहीं, इंगेजमेंट की है। इंगेजमेंट मतलब मंगनी की है, आपने समझ से बाहर है। मतलब हम इंगेजमेंट करने हमने डॉक्टर्स भेजे हैं, हमने मुज़ाकरात करने नहीं भेजे। मीन आप एक इंसान से गलती हो जाए तो उसका आसान हल होता है कि इंसान माने कि मैंने ये गलत किया है, और अगर आप किसी को धोखाधड़ी करने में भी इन्वॉल्व हो जाएं तो तब भी मान लें और आगे चलें। ये क्या बात कि आप उसके ऊपर मुसर हैं और बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात नहीं, एंगेजमेंट है। अब ये हैरानी की बात है कि खुद ही बता रहे हैं कि इमरान खान जो है, आप बता रहे हैं कि अक्टूबर और नवंबर में 5 दफ़ा अस्करी टाउटों के साथ मिल चुके हैं। अब आपके इस बताने से मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इमरान खान की इज़्ज़त में इजाफा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो कम कर रहे हैं। मुझे नहीं पता ये खबर दुरुस्त है कि नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो मिले हैं, मेरे ख्याल में तो ये दुरुस्त नहीं होगी खबर। लेकिन अगर ये दुरुस्त भी है और आप अपने आप को इमरान खान के खैर ख्वाह कह रहे हैं, तो आप ज़रा खुद अपने दिलो दिमाग में सोचें कि आप ये कह के कि वो अक्टूबर नवंबर में अस्करी टाउट्स के साथ मिल रहे थे, आप पूरी मूवमेंट को फ़ायदा दे रहे हैं या नुकसान दे रहे हैं। अच्छा चले, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि मुलाकातें हुई और आपने एंगेजमेंट की, तो उसके बाद आपने हासिल क्या किया अभी तक? ये इसका मतलब आप ही ने बंदे मरवाए वो सारे 26 नवंबर के। मीन आपकी इंगेजमेंट के
आपने मरवाए का मतलब आपकी इंगेजमेंट के बाद मारे गए, वो इतने बंदे शहीद किए गए। पार्टी के साथ जो कुछ किया गया, मुलाकातें नहीं करवाई गई, मीडिया, सोशल मीडिया के लोगों को उठा लिया गया, सहाफ़ियों को, ये सब कुछ फिर आप क्या करवा रहे थे, किस तरह इस चीज़ के लिए एंगेजमेंट कर रहे थे। फिर तो और भी चीज़ें वाज़ेह हो गई कि आप जनरल्स के साथ मिलके बी टीम के तौर पर उनकी गेम खेल रहे हैं कि आप एक तरफ मुज़ाकरात करेंगे, दूसरी तरफ वो थ्रैशिंग करेंगे, तबाही करेंगे, और अभी भी वही जारी है। एक तरफ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो ख़ानदान की मुलाकातें नहीं होने दे रहे। अगर आपकी पहुंच इतनी ऊपर है तो आप अलीमा खानम साहबा की ईद पर मुलाकात तो करवाते। अगर आपकी पहुंच इतनी ऊपर है तो आप इमरान खान साहब को घर का खाना ही दिलवा देते। लेकिन आप ज़रा गौर कीजिए कि एक तरफ यह और दूसरी तरफ मैं आपको बताता हूं क्या कुछ हो रहा है। दूसरी तरफ सिंध में एक गवाले ने, जी हाँ, गवाला सांगड़, सिंध का शहर सांगड़, वहाँ पर एक गवाले ने, दूध देने वाले ने कहा कि इमरान खान एक ईमानदार आदमी है। इस पर सियासी मुखालफन, पीपल्स पार्टी के लोगों ने, मुखालफिन ने उसको पुलिस को फ़ोन करके पुलिस से उठवा दिया। अब पुलिस ने कहा इस पर तो पर्चा नहीं बन सकता, कि इसने कहा इमरान खान ईमानदार आदमी, इस पर क्या पर्चा दें। तो फिर उस पर जाली मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा डालकर उसे हवालात में बंद कर दिया। अब एक तरफ आप इंगेजमेंट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आवाम अगर ये भी कह देती है कि इमरान खान ईमानदार है तो उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। आगे सुने, आपकी एंगेजमेंट अगर थी तो मुझे समझ नहीं आता कि आप कोई पपियां जफियां डालने जाते एंगेजमेंट में, कोई काम ही करवा लेते उनसे, और कुछ नहीं था। ये जो 26 नवंबर, जिससे पहले आप कह रहे थे आपकी 5 मुलाकातें हो गई, जिससे पहले आप डॉक्टर्स को भेज रहे थे पाकिस्तान में कि इमरान खान को समझाएं। जी हाँ, आप ज़रा अपना अकल का लेवल और महवर सोचें कि आप इमरान खान को समझाने, उस वक्त आप जर्नल्स के साथ एंगेजमेंट नहीं करने भेज रहे थे। ये मोहित पीरजादा साहब बता चुके हैं कि आप डॉक्टर्स को इमरान खान को समझाने भेज रहे थे। ये तो अस्करी विंग कर रहा था सारा कुछ ये काम। अस्करी विंग चाहता था कि मार्च का जो प्रोटेस्ट है वो ना हो, तो आप भी वही चाहते थे। तो बातें तो वाज़ेह हैं कि आप इमरान खान की तरफ से नहीं खेल रहे थे, असल में आप अस्करी तरफ से खेल रहे थे। लेकिन बहरहाल उस वक्त मोहित पीरजादा साहब ने मना कर दिया और वो डॉक्टर्स पाकिस्तान नहीं गए, वरना आपने बिसात लगा दी थी। और अब आप कहते हैं 5 मुलाकातें हुई और उसके नताइज निकल आए हैं। अब आज अगला नतीजा जो आपको एंगेजमेंट के थ्रू ये तो हैंडल करवाना चाहिए था, वो ये है कि नवंबर एहतजाज, जी हाँ, 26 नवंबर के एहतजाज में जो पीटीआई के वर्कर्स गिरफ्तार हैं, वो 700-600 के करीब तो पिछले चंद दिन तक वो जेल में थे। अब नंबर शायद थोड़ा सा कम हो गया हो, कुछ की जमानतें हो गई हों, लेकिन बड़ी तादाद में अभी तक लोग जेलों में कैद हैं। उनमें से पीटीआई के 88, जी हाँ 88 वर्कर्स को आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 4 रोज़ा रिमांड में दे दिया है। इससे पहले 4-5 महीने वो रावलपिंडी के मुकदमात के अंदर जेल भुगत रहे थे। फिर जब उनकी उसमें जमानत हुई तो इस्लामाबाद की पुलिस ने इस्लामाबाद के मुकदमात में उन्हें नामजद कर दिया। पहले शनाख्त परेड के लिए उन्हें भेज दिया गया, ईद बेचारों ने इस चक्कर में गुजारी, और उसके बाद अब उनका 4 दिन का रिमांड भी दिया गया है। अब अगर ये आपकी इंगेजमेंट है और उसके ये नताइज हैं कि जो आम गरीब वर्कर है जो सिर्फ एहतजाज के लिए निकला, आप उसके लिए बात नहीं कर सके, और ये वर्कर भी ज़्यादा केपी से है, इसमें ज़्यादा तादाद, तो आप खुद ही अपनी अदाओं पर गौर करें, फिर हम इस पर क्या कह सकते हैं। इस पर सहाफ़ी हैं वकास अहमद, जो ड्रॉप साइट में लिखते भी हैं, आपको याद होगा, साइफर का मतन हो या उसके बाद की जो खबरें हों, या इवन जो 26 नवंबर को कत्लो गारत हुई, उसको भी ड्रॉप साइट ही दुनिया में वाहिद जरीदा है जिसने पूरी तफसील से उसमें डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज, ISI का रोल क्या था, फलां का रोल क्या था, पूरी तफसील के साथ उन्होंने इसमें बयान किया था। वकास अहमद कहते हैं कि जब भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पास कोई मजबूत पोजीशन आती है, फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात का राग अलाप कर इसका असर कम करने की कोशिश करते हैं। किसी से भी मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए सवाए इमरान खान के, क्योंकि इमरान खान जेल में बैठे हैं, वही इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव हैं, मेन वही लीडर हैं, उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए। अगर इन्हें बात करनी है तो इमरान खान से करें। जो भी इसके ख़िलाफ़ मशवरा देता है या इस सारे मामले को कमज़ोर करता है, वो या तो कमज़ोर है या गद्दार है। गद्दारी का लफ्ज़ चले मैं इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ये ज़रूर है कि वो टाउटगिरी ज़रूर कर रहा है, क्योंकि असल मुज़ाकरात तो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान से होने चाहिए और कोई अमेरिका से गए हुए टाउट्स के साथ नहीं। वो डायरेक्टली मुज़ाकरात होने चाहिए जनरल आसिम मुनीर के साथ। अच्छा, फिर शहजाद अकबर साहब ने भी एक बहुत ही उम्दा वीलॉग किया, उनका वीलॉग भी देखा करें, अच्छा वीलॉग करते हैं शहजाद अकबर भी, एक अच्छा इजाफा है वो भी वीलॉग की दुनिया में। तो उन्होंने अपने वीलॉग में ये बताया है कि जो साहब जो हमारे ही रैंक एंड फाइल से हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि दोनों तरफ मिसट्रस्ट है। ये शहजाद अकबर साहब ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है कि जब उनसे पूछा गया कि मुज़ाकरात कैसे आगे बढ़ेंगे या क्या मामला है, तो उन्होंने कहा इमरान खान और आसिम मुनीर
दोनों तरफ मिसट्रस्ट है। तो शहजाद अकबर साहब ने दुरुस्त क्लास ली है कि आप ज़रा बताइए कि कौन सा मिसट्रस्ट है। आसिम मुनीर साहब को तो ज़्यादा से ज़्यादा यही इल्ज़ाम है ना कि उन्हें DG ISI की पोजीशन से इमरान खान ने हटाया था। अब ये तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोग हटाते हैं। मीन आप देखते हैं अक्सर मिनिस्ट्रियां चेंज होती हैं, सेक्रेटरीज, अभी मोटरवे के IG जो हैं वो चले गए हैं DG FIA को हटा दिया गया है। इसी तरह बीसियों रोज़ पोजीशंस चेंज होती हैं और जितने भी आपके जानने वाले ब्यूरोक्रेट्स होंगे, फौजी होंगे, आप उनसे पूछ लें, उनके लिए अमूमी बात होती है। मसलन जो DG ISPR थे उनको भेजा गया था कराची कोर कमांडर के तौर पर, वक्त से पहले ही उन्हें वहां से चेंज करके NDMA का चेयरमैन बना दिया गया। इसी तरीके से 2 कोर कमांडर पिछले चंद महीनों में बदल चुके हैं लाहौर के। तो क्या वो दोनों दुश्मन बन जाए आसिम मुनीर साहब के? नहीं, ये तो ज़ाब्ते की कार्रवाई है, लोगों को बदला जाता है, जिसका इख्तियार है वो बदलता है। तो इमरान खान ने कोई ज़ाती को कत्ल तो नहीं किया, कोई ज़ाती कोई जुर्म तो नहीं किया था आसिम मुनीर साहब के। तो ये कहना ही आपकी बददयांती है कि दोनों तरफ मिसट्रस्ट है। इमरान खान ने क्या किया है, शहजाद अकबर साहब ने ये सारा बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है कि दोनों तरफ किस चीज़ का मिसट्रस्ट है। इमरान खान की तो बीवी पर इद्दत का केस बनाया गया, उन पर 200 मुकदमात बनाए गए, उनके लोगों की कत्लो गारत हुई, उनकी खवातीन को जेलों में डाला गया, पार्टी तोड़ी गई, इलेक्शन लूटा गया, हर बुरा काम उनके साथ किया गया। तो उनका मिसट्रस्ट तो बनता है। लेकिन आसिम मुनीर साहब का मिसट्रस्ट इमरान खान के ऊपर क्या है? आपका ये कहना, आपका पलड़े बराबर कर देना, इमरान खान और आसिम मुनीर को बराबर रख देना और ये कह देना कि दोनों तरफ मिसट्रस्ट है, दैट सेज एवरीथिंग लाउड एंड क्लियर कि आप बेसिकली चीज़ों को कैसे देख रहे हैं। अच्छा, एक और बात आपको मैं बता दूं चलते चलते कि ये 2 जो कांग्रेस मेंबर्स आ रहे हैं, मैंने पहले भी कहा 2 हो सकते हैं, 3 या 4, ये कांग्रेस मेंबर्स बिल्कुल आएंगे। इनमें से एक तो मैंने आपको बताया कि बहुत वो उनकी जो राय है, उनकी राय लगता है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के करीब तर है। कांग्रेस मेंबर हैं स्वाजी, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, न्यूयॉर्क से हैं वो। उनकी राय काफ़ी लगता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब तर उनकी राय है। मेरी गलत हो सकता है तज्जिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। उसकी वजह शायद ये लगती है कि जो पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं अमेरिका में, उन्होंने उन्हें बहुत एंगेज किया है। जो दूसरे कांग्रेस मेंबर जा रहे हैं वो एक तो मैंने आपको बताया था कि वो मिलिट्री के रिटायर्ड जनरल हैं साबिक, और बर्गमैन की बात कर रहा हूँ। दूसरा वो जो पाक पैक के रूए रवा हैं असद मलिक साहब, उनसे उनके ख़ानदानी मरासम हैं, बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं। और तीसरा मेरी और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की भी उनसे मुलाकात हुई थी। तो ये जो 2 डिफरेंट तरह की पर्सनालिटीज़ जा रही हैं, देखते हैं इसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपको परेशान होने की बात नहीं है। ये जो भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने वाली टीम है, इनकी एक्सेस जो है, इन दोनों ही, शायद दूसरी साइड पर तो हो, मुझे नहीं पता, जो स्वाजी साहब हैं उन तक तो, क्योंकि उधर इस्टेब्लिशमेंट की शायद बातचीत उधर है एम्बेसी के थ्रू, लेकिन कांग्रेसमैन बर्गमैन तक इनकी एक्सेस